हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक बच्चों। वेलकम टू शिक्षा विद सोनू। सो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले, एक बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है। एंड जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की बुक है, उसकी सेकेंड यूनिट दैट इज मनी एंड बैंकिंग का फर्स्ट चैप्टर मनी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर मनी। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल, शॉर्ट एंड स्कोरिंग है, तो अच्छे से ध्यान देके पढ़ेंगे। ओके, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर मनी। सो बच्चों, मुझे ये बताओ कि मनी से पहले, मतलब मनी जब नहीं थी, एक ऐसा टाइम भी तो था जहां पे मनी नहीं यूज की जाती थी एज अ एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज में मनी को यूज नहीं किया जाता था। उस टाइम पे क्या यूज किया जाता था? दैट मींस मनी से पहले क्या था? मनी कभी बनी होगी। मनी से पहले क्या होता था? हम एंशियंट टाइम्स की बात करते हैं तो एंशियंट टाइम्स में बहुत सालों पहले मनी की जगह पे क्या यूज किया जाता था, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दैट इज बार्टर सिस्टम। जब आपकी मनी नहीं आई थी, उससे पहले क्या था? बार्टर सिस्टम था। सो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जहां पे कमोडिटी के बदले में कमोडिटी को एक्सचेंज कर लिया जाता है। सपोज एक मैन है और एक वेमेन है। इस मैन के पास एप्पल्स हैं और वेमेन्स के पास बनानाज हैं। तो विमेन को एप्पल चाहिए एंड मैन को बनाना चाहिए। तो ये क्या करेंगे? आपस में कमोडिटीज को एक्सचेंज कर लेंगे। इसी को बोला जाता है बार्टर सिस्टम, जिसको कमोडिटी कमोडिटी एक्सचेंज भी बोला जाता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? सीसी इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम को सीसी इकोनॉमी भी बोला जाता है। ओके, सो क्या समझ आया बार्टर सिस्टम से? जब मनी नहीं होती थी तो उस टाइम पे एंशियंट टाइम्स में क्या होता था? कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज कर ली जाती थी, उसी को बार्टर सिस्टम बोलते हैं ना। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है अमन, और एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है राजन। अमन एंड राजन दोनों ही इंडिविजुअल मार्केट्स के अंदर जाते हैं सेल या परचेज करने के लिए। ओके, तो सबसे पहली बात, अमन के पास वीट है, गेहूं, और राजन के पास राइस है, चावल। ठीक है, तो अब अमन को एक्सचेंज करना है। अमन को राइस चाहिए, तो अमन राइस किससे लेगा? राजन से लेगा। क्या राजन को वीट चाहिए? यस, यहाँ पे राजन को वीट चाहिए। तो राजन को क्या चाहिए? राजन को वीट चाहिए, और अमन को वीट के बदले में राइस चाहिए। तो यहाँ पे अमन और राजन क्या करेंगे? अमन और राजन एक दूसरे से गुड्स को एक्सचेंज कर लेंगे। इसी एक्सचेंज के प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों बार्टर सिस्टम। आई होप क्लियर है। अब एक सिनेरियो और क्रिएट करते हैं जहां पे एक इंडिविजुअल और आ जाता है बीच में, जिसका नाम है मोहन, और मोहन के पास भी राइस है। ठीक है, बट मोहन को क्या चाहिए? मोहन को चाहिए कॉटन। अब मुझे बताओ, क्या अमन और मोहन आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं? अमन के पास वीट है, बट मोहन को क्या चाहिए? कॉटन चाहिए। तो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो सकता, बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक सिनेरियो और क्रिएट करते हैं जहां पे एक इंडिविजुअल और है जिसका नाम है सोहन। बच्चों, जो ये सोहन है ना, इसके पास क्या है? इसके पास वीट है, सॉरी वीट नहीं है, इसके पास कॉटन है। क्या है इसके पास? कॉटन। इसके पास कॉटन है। मोहन को कॉटन चाहिए और सोहन को राइस चाहिए। सोहन को क्या चाहिए? राइस चाहिए। कॉटन से राइस पे जाना है। मोहन को राइस के बदले में कॉटन चाहिए। तो ये क्या अमन और मोहन आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं। क्यों? अमन को राइस चाहिए, मोहन को कॉटन चाहिए, तो ये आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम नहीं होगा। सोहन और मोहन के बीच में एक्सचेंज हो सकता है कि? यस, हो सकता है। क्यों? क्योंकि सोहन जो है उसको राइस चाहिए और मोहन जो है उसको कॉटन चाहिए, जो कि अपोजिट अपने टीम के पास है। ठीक है, अपोजिट जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास वो चीज है जो अगले बंदे को चाहिए। तो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बार्टर सिस्टम के अंदर, जिसे बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब एक ऐसी चीज
जो मुझे चाहिए वो दूसरे इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए, और जो उसे चाहिए वो मेरे पास होनी चाहिए। समझ आया? तो इस टॉपिक को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब तक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा, जो चीज आपको चाहिए वो अगले बंदे के पास नहीं होगी, या फिर जो उसे चाहिए वो हमारे पास नहीं होगा, तो वहां पे बार्टर सिस्टम काम नहीं करेगा। कब काम करेगा बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम सिर्फ तभी काम करेगा जब वहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होगा। मतलब जो चीज मुझे चाहिए वो दूसरे के पास है, जो चीज उसे चाहिए वो मेरे पास है। क्लियर है? तो उसे बोला जाता है आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, और इसी पे काम करता है आपका बार्टर सिस्टम। अब बच्चों, बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं जहां पे आपका बार्टर सिस्टम काम नहीं करता था, तो उसके वो लिमिटेशंस हैं। तो देख लेते हैं लिमिटेशंस के बारे में। सो 4 लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो कि अभी मैंने आपको समझाया। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है अगर जो चीज मुझे चाहिए वो अगले बंदे के पास नहीं है, या फिर जो चीज उसे चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो वहां पे क्या बार्टर सिस्टम काम करेगा? नहीं करेगा। ओके, दैट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सेकंड जो लिमिटेशन आता है बार्टर सिस्टम का, दैट इज लैक ऑफ कॉमन मेजर। बार्टर सिस्टम के अंदर एक कॉमन मेजर नहीं होता था यूनिट्स का। मतलब किसी चीज को कंपेयर करने के लिए यूनिट्स नहीं थी, कॉमन यूनिट्स नहीं थी। अब वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है मेजरमेंट की। एक एग्जांपल से समझाता हूं, वेट अ मिनट। ओके, वही सिनेरियो क्रिएट करते हैं जहां पे एक इंडिविजुअल का नाम अमन है और एक इंडिविजुअल का नाम मोहन है। नाउ टेल मी दैट कि अमन अमन के पास क्या है? एक काऊ है, वो काऊ बेचना चाहता है। मोहन जो है वो राइस बेचना चाहता है। एक इंडिविजुअल और है जिसका नाम क्या है? सोहन, वो भी राइस बेचना चाहता है। राइस नहीं लेते, इसकी जगह ले लेते हैं हम इसके पास भी काऊ ले लेते हैं। सोहन के पास भी एक काऊ है, गाय। ठीक है, ये एक डोमेस्टिक एनिमल है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या जो अमन है वो एक काऊ के बदले में बोल रहा है कि मैं 10 kg मैं 10 kg आपसे राइस लूंगा, और सोहन कह रहा है कि मैं एक काऊ के बदले में आपसे 20 kg क्या लूंगा? राइस लूंगा। क्या यहाँ पे कोई कॉमन मेजर देखने को मिला आप? नहीं, यहाँ पे कोई कॉमन मेजर नहीं है। तो ये लिमिटेशन को क्या बोला जाता है? लैक ऑफ कॉमन मेजर। बार्टर सिस्टम के अंदर लैक ऑफ कॉमन मेजर होता है। यूनिट्स को कंपेयर करने के लिए कोई मेजरमेंट नहीं होती, यूनिट्स नहीं होती। थर्ड लिमिटेशन पे चलते हैं। थर्ड लिमिटेशन जो आपकी, उसको कहते हैं लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर वैल्यू का मतलब क्या है? सेम एग्जांपल पे आ जाते हैं। यहां पे एक छोटा सा सिनेरियो और क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। यहाँ पे सिनेरियो क्या रहेगा? यहाँ पे सिनेरियो है आपका कि जो अमन है, अमन के पास टोमेटोज हैं। टोमेटोज, टोमेटो जो होते हैं, अब ये टोमेटो क्या होते हैं? ये एक ऐसा गुड है जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं। अब वो गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं जल्दी, उन्हें क्या बोलते हैं? पेरिशेबल गुड्स। तो टोमेटोज क्या है? पेरिशेबल गुड्स हैं। अब जो टोमेटो है, और इसमें क्या होगा? ये जल्दी गल जाएंगे, तो अमन को क्या सोचना पड़ेगा कि हाँ, मुझे जल्दी से जल्दी इसको मार्केट में सेल करना है। ठीक है, अगर अमन ऐसा सोचता है कि आने वाले 1 साल बाद मैं टोमेटो को सेल करूंगा, जब कोई अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे पास आएगा तब सेल करूंगा इसे, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टोमेटोज जो है वो पेरिशेबल गुड्स हैं। तो पेरिशेबल गुड्स को आप स्टोर करके नहीं रख सकते बच्चा।
आप पेरिशेबल गुड्स को स्टोर करके नहीं रख सकते, वो खराब हो जाएंगे, आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती थी वो किस चीज की प्रॉब्लम आती थी? लैक ऑफ स्टोर वैल्यू की, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। आप स्टोर नहीं कर सकते थे ज्यादातर सामान को। ठीक है, फिर बात करते हैं फोर्थ लिमिटेशन, दैट इज lack of standard deferred payments, lack of standard deferred payments। क्या मतलब है लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स का? मतलब बेसिक सी कॉन्सेप्ट है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती थी बार्टर सिस्टम के अंदर। जैसे आज के टाइम पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज, दैट आर बीएनपीएल सर्विसेज। उस टाइम पे बीएनपीएल सर्विसेज नहीं होती थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही कुछ क्रेडिट फैसिलिटीज वगैरह होती नहीं थी, क्रेडिट फैसिलिटीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था उस टाइम पे। ओके, जो आपके इंस्टीट्यूशंस बने हैं बैंक्स वगैरह, वो किसकी वजह से बने हैं? मनी की वजह से बने हैं। तो बार्टर सिस्टम में ये सब चीजें, क्रेडिट फैसिलिटीज वगैरह नहीं होती थी, मतलब स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स नहीं हुआ करती थी। ओके, तो ये उसका लिमिटेशन हो जाता है, ज्यादातर लोग यूज नहीं करते थे स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स। सो ये आपके चार लिमिटेशंस हैं। कौन कौन से? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो चीज आपको चाहिए वो दूसरे के पास होनी चाहिए, और जो दूसरे को चाहिए वो हमारे पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन है। कॉमन मेजर नहीं होता था, बहुत सारी चीजों में कॉमन मेजर नहीं है, लैक ऑफ कॉमन मेजर। थर्ड, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, स्टोर करने में प्रॉब्लम आती थी पेरिशेबल गुड्स को, तो लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट्स, क्रेडिट फैसिलिटी ज्यादातर प्रोवाइड नहीं की जाती थी उस टाइम पे, उधार पे दे दी जाती थी कभी कभी, बट बहुत कम लोग दिया दिया करते थे ये स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट्स, तो इस चीज की कमी थी। चलो, सो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ फंक्शंस ऑफ मनी, और उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज मनी। अब आप बच्चों कहोगे कि सर आपने तो समझाया ही नहीं कि मनी क्या होता है, और उससे पहले आप समझा रहे हो फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस ही इंपॉर्टेंट है इस चीज में, क्यों? क्योंकि आपकी मनी की जो डेफिनेशन बनी है वो फंक्शन से ही बनी है। जो लिमिटेशंस है बार्टर सिस्टम के, बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके मनी के फंक्शंस बने, और मनी के फंक्शंस की वजह से आपकी मनी की डेफिनेशन आई है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी से। तो फंक्शन ऑफ मनी को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं मनी के, वो फंक्शंस जो फर्स्ट एंड फंक्शंस हैं जिनकी वजह से मनी बनी। सेकेंडरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो प्राइमरी फंक्शन से डिराइव हुए हैं। सेकेंडरी फंक्शन जो है वो प्राइमरी फंक्शन से ही डिराइव हुए हैं। मनी आई, मनी की वजह से ही वही जो फंक्शन आया वो आए हैं। ठीक है, ये दो फंक्शन मेन है, इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शंस, उसी की वजह से सेकेंडरी फंक्शंस आए हैं। तो पहला फंक्शन, मनी का पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है, क्यों? कि एक चीज के बदले में आप दूसरी चीज देते थे बार्टर सिस्टम के अंदर। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता था, तभी बार्टर सिस्टम काम करता था। बट मनी जो है ये हर जगह एक्सेप्टेबल है, कोई मनी को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। ओके, सो उस जो आपका बार्टर सिस्टम में लिमिटेशन था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किसने किया है? मनी के इस फंक्शन ने किया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने। आप कोई भी चीज परचेज करनी है, आप पैसे देते हो और उसके बदले में वो चीज ले लेते हो। समझ आया? नेक्स्ट इज मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। आपका एक लिमिटेशन था बार्टर सिस्टम के अंदर, लैक ऑफ कॉमन मेजर। आप कॉमन मेजरमेंट नहीं था, यूनिट्स नहीं थी कुछ मेजरमेंट करने की। बट यहां पे आपका मनी के फंक्शंस में क्या आता है? एक यूनिट ऑफ अकाउंट आता है, यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब जो आपकी करेंसीज हैं, आपको एक मेजरेबल यूनिट दे रखी है, जैसे रुपीज। 1 रुपी के अंदर कितने पैसा होते हैं? 50 पैसे। ठीक है, वो एक कॉमन मेजर है, कभी चेंज नहीं हो सकता। 1 रुपए के अंदर 100 पैसे ही रहेंगे। ऐसे डॉलर हैं, पॉइंट्स हैं, येन हैं, अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी है, तो वो यूनिट ऑफ अकाउंट है। ओके,
तो वो यूनिट ऑफ अकाउंट बनाए गए क्यों? क्या? ताकि आप मेजर कर सको वैल्यूज को। जैसे एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। सपोज मुझे 1 kg राइस चाहिए, तो वो है 20 रुपीज पर केजी। मुझे 1 kg 1 kg नहीं, 1 लीटर, मुझे 1 लीटर मिल्क चाहिए। मुझे 1 लीटर मिल्क चाहिए, और 1 लीटर मिल्क है आपका 60 रुपीज पर लीटर। 60 रुपीज पर लीटर। ओके। सो यहाँ पे एक आपके, यहाँ पे इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक यूनिट ऑफ अकाउंट सेट कर दिया कि आप क्वांटिटीज को मनी से कंपेयर करके, मेजर करके, कॉमन मेजर करके आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। तो ये फंक्शन कहलाता है मेजर ऑफ वैल्यू। ओके। फिर थर्ड फंक्शन आता है जो इन्हीं फंक्शन से डिराइव हुआ है, सेकेंडरी फंक्शन। मैंने आपको बताया सेकेंडरी फंक्शन जो है वो प्राइमरी फंक्शन से ही डिराइव हुए हैं। तो कौन सा फंक्शन आता है? वो फंक्शन आता है आपका पहला, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया, बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स जो थे, कुछ ऐसे गुड्स भी होते थे जो पेरिशेबल गुड्स होते थे, जो इजीली खराब हो जाते थे, वो गल जाते थे, सड़ जाते थे, जिनको ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं करा जा सकता था। मनी ने वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। कैसे? आपकी करेंसी जो होती है, क्या आप करेंसी को स्टोर करके रख सकते हो? यस। मनी इज पोर्टेबल। मनी पोर्टेबल, आप इजीली कैरी भी कर सकते हो कहीं, और मनी को इजीली स्टोर कर सकते हो। ओके। तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? स्टोर ऑफ वैल्यू। क्लियर है? अब स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे एक बात बताओ, मुझे मार्केट में क्या चाहिए? मुझे राइस चाहिए, मेरे पास राइस नहीं है, बट मुझे ये नहीं पता किस बंदे के पास राइस होंगे, और उस बंदे को क्या ऐसा चाहिए होगा जो मेरे पास है। मेरे पास वीट है, मेरे पास शुगर केन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता ना अगले बंदे को क्या चाहिए होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या होगा? मनी, मनी ने क्या काम किया यहाँ पे? स्टोर ऑफ वैल्यू का। मनी पोर्टेबल होती है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। ठीक है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि आपका जो वो फंक्शन था ना, फंक्शन कह रहा हूं, लिमिटेशन, कि आपको सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मनी ले जाओगे और मनी हर जगह एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है। मनी के आपके जो डिनोमिनेशंस हैं, मनी की डिनोमिनेशंस भी हैं आपकी। कौन कौन सी डिनोमिनेशंस हैं? आपका 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, 20 रुपी कॉइन, 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट। और ये जो जितने भी नोट्स हैं ये आपके कहाँ तक हैं? 500 तक। ठीक है। इसके बाद आगे नोट्स आपके नहीं है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि जब डीमोनेटाइजेशन आया था तो डीमोनेटाइजेशन में 1000 2000 के नोट बंद कर दिए गए। ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू में अगर आप डिनोमिनेशंस देखोगे हमारी कंट्री के अंदर, तो वो 500 है। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से आप आंसर बताओ। अ, हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर हमें जो पैसा मिलता है, मनी को इशू कौन करता है? कौन है इशूअर ऑफ द करेंसी? हमारी करेंसी को इशू कौन करता है? ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो 1 रुपी के कॉइन है वो कौन इशू करता है? ओके। सेकेंडरी फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो पहला तो हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू, और दूसरा जो फंक्शन है दैट इज स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स क्या मतलब है? स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स का क्रेडिट फैसिलिटीज मैंने आपको पहले ही बता दिया था लिमिटेशन के अंदर। ठीक है। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स, मनी आई, मनी की वजह से आपका क्या हुआ? क्रेडिट फैसिलिटीज स्टार्ट हुई। तो सबसे पहली चीज आपकी क्रेडिट फैसिलिटीज यहां पे स्टार्ट हुई। क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट फैसिलिटी स्टार्ट हुई। क्रेडिट फैसिलिटी स्टार्ट होने की वजह से आपके कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो फॉर्म हुए, लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों फॉर्म हुए? क्योंकि स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स आ चुका था अब मनी में। तो इसे फॉर्मेशन ऑफ
स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो आपके फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये फॉर्म क्यों हुए, बैंक वगैरह क्यों बने? आपने क्रेडिट लेना स्टार्ट किया, आपने मनी को डिपॉजिट करना स्टार्ट किया बैंक्स में, तभी तो वो बने हैं बैंक्स वगैरह। ठीक है, तो मनी की वजह से ही आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर्म हुए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ मनी। अब आपने समझा कि मनी के फंक्शंस, चार फंक्शन समझे, दो प्राइमरी फंक्शन एंड दो सेकेंडरी फंक्शन। पहला फंक्शन क्या कहता है? मेजर ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं और वो हर जगह एक्सेप्टेबल है। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन मेजर है जिसके अंदर यूनिट ऑफ अकाउंट आता है। सेकेंडरी फंक्शन है दो, जिसमें फर्स्ट सेकेंड फंक्शन कौन सा आता है? स्टोर ऑफ वैल्यू, आप इजीली स्टोर कर सकते हो क्योंकि मनी पोर्टेबल है। एंड फोर्थ वन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जिसके अंदर दो चीजें आती हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज एंड फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाउ अब डेफिनेशन पढ़ते हैं मनी की, कि मनी की डेफिनेशन क्या है। ये कहां से आई है बच्चा? ये आपकी मनी की डेफिनेशन, जो आई है ये फंक्शन से ही आई है। सो यहाँ पे बोला है मनी इज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज, मनी इज एनीथिंग जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में जो जनरली एक्सेप्टेबल हो, कोई भी ऐसी चीज जो जनरली एक्सेप्ट कर ली जाए, कहां पे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, जब आप एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स का या फिर सर्विसेज का, तो उसके बदले में आप एक्सेप्ट, कोई भी एक्सेप्ट कर ले तो वो क्या होगी? मनी होगी। अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इजिली स्टोर कर पाओ। अ मेजर ऑफ वैल्यू, एक यूनिट ऑफ अकाउंट हो गया, तो उससे क्या हुआ? मेजर कर सकते हो आप वैल्यूज को। एंड स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स, क्रेडिट फैसिलिटीज के फायदे उठा सकते हो आप, दैट इज नोन एज मनी। समझ आया? मनी की डेफिनेशन उसके फंक्शन से ही बनी है। क्लियर है? नाउ अब एक टॉपिक आपको छोटा सा और समझाना है, कि मैंने समझा दिया वैसे तो, जो आपके फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड फोर्थ जो आपका वो है स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स। अब ये जो मनी के फंक्शंस हैं, ये मनी की फंक्शंस की वजह से कौन सी लिमिटेशन सॉल्व हुई, बार्टर सिस्टम की सॉर्ट आउट हुई, वो देख रहे हैं। ओके, सो पहला अगर देखा जाए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज से कौन सी लिमिटेशन सॉर्ट आउट होती है आपकी? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दूसरा आता है मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू से कौन सी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, लिमिटेशन कौन सी सॉर्ट आउट होती है? लैक ऑफ कॉमन मेजर, लैक ऑफ कॉमन मेजर। नेक्स्ट स्टोर ऑफ वैल्यू से कौन सी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, कौन सी लिमिटेशन सॉर्ट आउट होती है? लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट से सॉल्व होती है आपकी लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स। ओके, सो यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं ताकि जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो कमी हो रही थी वो पूरी हो जाए। अब हम मनी को कहीं भी यूज करके, हर जगह एक्सेप्टेबल है मनी, मनी को कहीं भी यूज करेंगे बाइंग एंड सेलिंग में, उसके थ्रू हम एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स का। ओके, सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड इज मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू क्या है?
कॉमन मेजर की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी पोर्टेबल है, उसको इजीली स्टोर कर सकते, तो इससे लैक ऑफ स्टोर वैल्यू की जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हुई। स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट्स की जो लैक ऑफ स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट्स की जो आपकी लिमिटेशन थी, प्रॉब्लम थी, वो किससे सॉर्ट आउट हुई? स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट से। क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई एंड साथ में फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक, मनी सप्लाई एंड इट्स मेजर। तो बच्चा आपने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई क्या होता है। सो एक इकोनॉमी के अंदर, एक कंट्री है इंडिया, अब इस कंट्री को ही एक इकोनॉमी बोला जाता है। अब इस एक इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, कितना पैसा घूम रहा है इस इकोनॉमी के अंदर, उसे क्या बोला जाएगा? मनी सप्लाई बोला जाएगा। ओके, इंडिया के अंदर जितना भी पैसा सर्कुलेट हो रहा है उसे बोला जाएगा आपका मनी सप्लाई। सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। क्या होता है मनी सप्लाई? रेफर्स टू द टोटल, सम टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी। जितना भी पैसा आपका घूम रहा है, जितना अमाउंट ऑफ पैसा आपका घूम रहा है इकोनॉमी के अंदर, सर्कुलेट हो रहा है, उसे बोला जाता है मनी सप्लाई। अब उस मनी सप्लाई के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? सबसे पहला आता है करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। वो पैसा जो पब्लिक के पास है। पब्लिक के पास किस फॉर्म में पैसा होता है? दो फॉर्म में होता है, एक तो करेंसी नोट्स होते हैं और दूसरे कॉइन्स होते हैं। तो करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। देन डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। अब जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक्स के पास जाते हैं और अपना पैसा बैंक्स के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, अब वो पैसा जब डिपॉजिट किया जाता है तो उसमें से कुछ पार्ट आपका आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास भी रिजर्व के तौर पे रखा जाता है। तो वो तो हो गया जो हमने कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट किया, दैट आर डिपॉजिट्स। ओके, और वो डिपॉजिट जो उन्होंने एज अ रिजर्व रखा है किसके अंदर? सेंट्रल बैंक के अंदर। ये जो टॉपिक है आरबीआई वाला, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बैंकिंग के अंदर। तो वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि किस तरह से आपका पैसा जो होता है, आप जब डिपॉजिट करते हो बैंक्स में पैसा, तो वो आपका पैसा सेंट्रल बैंक के पास भी चाहता है एज अ रिजर्व। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझाऊंगा अच्छे से। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जो पैसा आपने डिपॉजिट किया वो आरबीआई में भी जा रहा है, उसका कुछ पार्ट। तो ये तीन चीजें हो गई, करेंसी एंड कॉइन हेल्ड बाय पब्लिक, डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। तो एक चीज यहाँ पे समझानी थी, कमर्शियल बैंक्स के पास जो हम डिपॉजिट करते हैं वो दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो डिपॉजिट्स जब डिमांड करता है बैंक तो उस टाइम पे आपको पेमेंट करनी होती है, वो होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको उस चीज पे फोकस नहीं करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि मनी सप्लाई को मेजर कौन करता है। मनी सप्लाई को मेजर करता है आपका आरबीआई, आपका जो सेंट्रल बैंक है, अपेक्स बॉडी आपकी कंट्री की आरबीआई, वही आपके मनी सप्लाई को मेजर करता है। सो मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करता है? सो उसका एक मेथड है M1 सप्लाई, द मोस्ट लिक्विड मेजर, जिसको नैरो मनी भी बोला जाता है, नैरो मनी भी बोला जाता है। ठीक है, सो क्या क्या फॉर्मूला रहता है M1 सप्लाई का? करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। क्या बोला इन्होंने? M1 सप्लाई निकालना है। तो कैसे निकालोगे कि आप इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है? तो सबसे पहली चीज, जितना पैसा लोगों के पास है, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। दूसरा, वो पैसा जो अपने कमर्शियल बैंक्स के अंदर डिपॉजिट कर रखा है। तीसरा, अभी मैंने आपको बताया कि जो पैसा आप डिपॉजिट करते हो कमर्शियल बैंक्स के साथ, उसमें से कुछ पैसा आपका सेंट्रल बैंक के पास भी एज अ रिजर्व रखा जाता है। तो इन तीनों पैसों को आप जब मनी को ऐड करते हो तो आपका क्या आता है? M1 सप्लाई। ओके, M1 सप्लाई को याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक है, M1 इक्वल्स टू CC प्लस DD प्लस OD। क्लियर है? सो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। बाकी जो बचा आपका बैंकिंग वाला टॉपिक, बैंकिंग वाला हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बैंकिंग, देन उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये चैप्टर। मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, आपको बताना है कि हमारे कंट्री के अंदर करेंसी को इशू कौन करता है एंड 1 रुपये के कॉइन्स को कौन इशू करता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।